बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन एंड द corresponding increase of electron density on other position is known as रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ हम ये क्या पढ़ना है कि कुछ ग्रुप हैं, कुछ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उनका क्या इफेक्ट होता है। रेजोनेंस की वजह से बास कंपाउंड जो है उनकी किसी की एसिडिटी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, किसी का बेसिक करेक्टर बढ़ता है, किसी की डाइपोल मोमेंट चेंज होती है, उससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। तो हमने इनको स्टडी करना है कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, जैसे ये NH2 ग्रुप, OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, Cl ग्रुप है, Br है, OCH3 CH3 ग्रुप वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो तो फिर क्या होता है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे खास पोजीशनों पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है और कहीं पे कमी वाक़ आ जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ये टू पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अब ये बाण जो है वो 4 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और 4 पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज हो जाएगी। इस OH की वजह से आर्थर पैरा पोजीशन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के लिए एक्टिव हो गया है। बेंजीन को उसने OH ने एक्टिव कर दिया है फारा न्यूक्लियोफाइल, फारा न्यूक्लियोफाइल। और इस तरीके से पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। इस OH की वजह से फिनोल की इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बढ़ जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रीजन की तरफ। न्यूक्लियोफिलिक अटैक की जाना तो ये क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्विवेलेंट टू पाई कॉम्प्लेक्स, क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं, तो हमें तकरीबन नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उसके अलावा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाई हमें टेम्परेचर देना होगा, हीट देना होगी, तब ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा। लेकिन अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो फिनोल की नाइट्रेशन की वजह से, क्योंकि OH आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है रिंग को और आर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस वजह से अगर हम इसकी नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ नाइट्रिक एसिड डाल दें तो ये इतना एक्टिव होगा कि ये रिएक्शन जो है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पे जाके रुकेगा, जिसको कहते हैं टिकरिक एसिड। क्या कहते हैं? टिकरिक एसिड। ये नहीं मतलब कहने का ये है कि इसने आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप को क्या है, एक्टिवेट कर दिया है फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, और इसलिए से हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। क्या कहते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसी तरीके से कुछ मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, वो रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं, और रिंग के ऊपर बजाय इलेक्ट्रॉन देने के रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है
इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है कौन से? मसलन हमारे पास ये NO2 है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हमारे पास C+H अल्डिहाइड ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, साइनो ग्रुप है। ये सारे के सारे जो हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। मतलब यहाँ NO2 है, N+O, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे और आर्थ्रो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर दिया। अब कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे अटैक नहीं होगी आर्थ्रो पोजीशन पे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस तरीके से ये बॉडी इधर शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा? तो इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, अब चूंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये डीएक्टिवेट हो गया है और रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए ये रिएक्टिव होगा। आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होंगे? डीएक्टिवेट हो गए, जबकि न्यूक्लियोफाइल के लिए वो एक्टिवेट हो गए। और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए जो है वो एक्टिवेट हो गए और इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेट हो गए। तो ये जो इफेक्ट है आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप का, इसका एसिडिटी भी फर्क पड़ता है और बेसिडिटी भी फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं चंद कंपाउंड, उनकी पीके वैल्यू चेक करते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये क्या होगा। रिएक्टिविटी अगर देखें तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम हो गई है। अगर इसकी नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें कम से कम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसी तरीके से हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा, तब नाइट्रेशन होगी, लेकिन वो मेटा पोजीशन पे होगी। वजह क्या थी कि नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो गया और डीएक्टिवेट होने की वजह से इसकी नाइट्रेशन तो हुई, इलेक्ट्रोफाइल की नाइट्रेशन इस रिंग की हुई, लेकिन वो मेटा पोजीशन पे हुई है और बहुत ड्रास्टिक कंडीशन के तहत हुई है। यानी इसका मतलब ये कि आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेंजीन को क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को, और न्यूक्लियोफाइल के लिए वो क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। इसी तरीके से जो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसको क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं और न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये है कि हम चंद कंपाउंड है उनकी एसिडिटी चेक करते हैं कि वो कैसे होती है, किस तरीके से इनका रेजोनेंस इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनोल जो है उसकी जो पीके वैल्यू है, फिनोल उसकी पीके वैल्यू जो है वो है 10 इसकी पीके वैल्यू है। इसी तरीके से हम आर्थ्रो नाइट्रोफिनोल को देखते हैं, इसकी पीके वैल्यू जो है 7.23 है। पैरा नाइट्रोफिनोल की जो पीके वैल्यू है
वो है 7.15 और हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल की जो पीके वैल्यू है वो है 8.35 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल की जो पीके वैल्यू है, डाइनाइट्रोफिनोल की जो पीके वैल्यू है वो है 4.07। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है। फिनोल की जो पीके वैल्यू है वो 10 है, इसका मतलब सबसे वीक एसिड जो है वो यहाँ फिनोल है। फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ड्रा की जाए तो इनका जो कंजुगेट बेस है फिन ऑक्साइड वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये फिनोल एसिडिक है, एथेनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है और पानी से भी ज्यादा एसिडिक है। दूसरी ये फिन ऑक्साइड आयन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डीलोकलाइज हो रही है। आर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बांड शिफ्ट होगा किधर, फोर्थ पोजीशन पे। किधर, फोर्थ पोजीशन पे। देखिए इसकी जो एसिडिटी है लिटमस पेपर से चेक नहीं की जा सकती, इसकी निस्बत जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक है वजह ये कि उनकी जो कंजुगेट बेस है वो इससे भी ज्यादा स्टेबल है, फिनोल से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी जो पीके वैल्यू है वो क्या है, 10 है। ये हमारे पास फिन ऑक्साइड की जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर आर्थो नाइट्रोफिनोल को देखें तो उसकी जो पीके वैल्यू 7.23 है, तो पीके वैल्यू कम होने की वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो फिनोल से क्यों ज्यादा होगी। अगर उसको चेक किया जाए तो उसमें एक OH जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, जबकि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग की वजह से उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। बस यहाँ ये OH मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, फिर डोनर है, जबकि यहाँ हमने आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ऐसी सूरत में जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर शिफ्ट होता है और O पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से अगर सूरत हाल देखी जाए, चेक की जाए तो क्या बनता है, ये OH पॉजिटिव बन गया। अब इसने जो चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए हैं, इधर नाइट्रोजन है, इधर O पे क्या है, नेगेटिव है, इधर O पे नेगेटिव, तो कंजुगेट बेस जो है हम देख रहे हैं कि कई रेजोनेंस फॉर्म जो बनाई जा सकती है उससे भी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी पीके वैल्यू 7.23 है और इससे ये उससे ज्यादा एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिडिक है। 5 है। इसका मतलब ये है कि उसका जो कंजुगेट बेस है वो आर्थो नाइट्रोफिनोल से भी ज्यादा स्टेबल है और उसमें ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म उसकी बनती है। मेटा नाइट्रोफिनोल को जब देखते हैं तो उसकी जो पीके वैल्यू 8.35 है, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल से ये उसे वीक एसिड है, वीक एसिड है। और वजह उसकी कई हो सकती है। एक वजह उसमें ये हो सकती है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, और दूसरी उसकी रेजोनेंस फॉर्म भी जो है वैसे कम बनती है। और उसमें ये भी आ सकता है कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा और उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल की अगर बात करें तो उसकी पीके वैल्यू 4.07 है। इसका मतलब यह है कि इसकी एसिडिटी जो है वो आर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, फिनोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें नाइट्रो ग्रुप ज्यादा है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है OH, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज होंगे और उसका जो कंजुगेट बेस जो है वो उसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बनेगी और वो मोर स्टेबल होगा और वो ज्यादा सबसे क्या होगा, इसके कैरेक्टर का हामल होगा, वो H पॉजिटिव जो है वो इजीली डोनेट कर सके, इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा।
तो हमारे पास हमने अभी थोड़ा सा हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है, बाकी रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अगर हम सिर्फ दो ग्रुपों का जिक्र किया, एक आर्थो पैराडायरेक्टिक ग्रुप है, दूसरे मेटा डायरेक्टिक ग्रुप है। आर्थो पैराडायरेक्टिक ग्रुप क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं, मसलन OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, Br नेगेटिव। इस तरह के जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को। तो जब डोनेट करते हैं तो आर्थो पैरा पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ओवरऑल रिंग के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिव हो जाता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल के लिए जो आर्थो पैराडायरेक्टिक ग्रुप है वो डीएक्टिवेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी उन्हें कहते हैं, इनकी मिसालें हैं साइनो ग्रुप हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास फार्माइल ग्रुप हैं, कीटोनिक ग्रुप हैं, एस्टर ग्रुप हैं, साइनो ग्रुप हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? रिंग को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, विथड्रॉ करते हैं। जब विथड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आर्थो पैरा पोजीशन पे कम होती है, रिंग के ऊपर भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से चौथे रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये डीएक्टिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसको रिपेल करेगी और सूसन जो है वो आर्थो पैरा पोजीशन पे रिपेल करेगी और इसकी अटैचमेंट होगी मेटा पोजीशन पे। इसलिए हम कहते हैं इन्हें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये जो चौके रिंग इसकी वजह से डीएक्टिवेट हो गया है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए ये एक्टिव हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जब ये डीएक्टिवेट हो रहा है तो इसका कहते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी नहीं कहते हैं। तो कल हम जो इंशाल्लाह मजीद जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में दोबारा पढ़ेंगे और मजीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।